नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार अड्डा 247 पर। और बज चुका है सुबह का 10। तो आई थिंक सो आप सभी प्यारे बच्चे बहुत ही झमाझम तरीके से भैया जल्दी से सेशन में जुड़ जाओ। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ बहुत बेहतर आ रही होगी। सबसे पहले तो आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा एक बार। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग भैया, सभी को राम राम, राधे राधे, जो जैसा है सभी को नमस्कार। तो भाई अब हो चुकी है दिवाली खत्म, दिवाली हो चुकी है खत्म। तो अब मेरे प्यारे भाई शुरू होती है पढ़ाई। बोलो यस और नो। दिवाली तो हो गई, 4 और 5 हमने दिवाली मना ली। अब मेरे प्यारे भाई शुरू होती है दिवाली का आफ्टर है, मतलब दिवाली के बाद की बातें हैं। इट मीन्स हम लोग जो डिस्कशन करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे आप सभी के बिहार में होने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में, समझने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहे हैं या होने वाले हैं। देखो दिवाली के बाद झड़ी है, झड़ी नहीं बोलते, कतार है एग्ज़ामों की। भैया बीपीएससी का एग्ज़ाम लगा है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम लगा है, फायरमैन का एग्ज़ाम लगा है। बोलो हाँ या ना। अब बिहार एसएससी का भी धीमे धीमे कहीं ना कहीं है ना चलने लगेगा। तो एग्ज़ाम ढेर सारे हैं, सफलता सुनिश्चित करनी है। तो जुड़े आप सभी लोग बिहार अड्डा 247। सभी प्यारे बच्चे एक बार लिंक को जल्दी से कॉपी करो और सभी प्यारे दोस्त एक बार लिंक को जल्दी से शेयर कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट। बिल्कुल भैया, अब कह रहा है छठ पूजा है, बहुत मार पड़ेगी। हाँ देखो, छठ तो हम मनाते ही मनाते हैं मेरे भाई, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, छठ भी मनाएंगे, पर थोड़ी सी पढ़ाई तो बनती है ना। जल्दी से बताओ अच्छा हाँ या ना। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल नेहा जी जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुई जी हैं, सीमन जी हैं, बिल्कुल श्रेया हैं, सुरुचि हैं, रुचि जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। और हमारे सिद्धार्थ जी भी हैं। चलिए रॉकी राज भी आते हुए धीमे धीमे सभी लोग जुड़ रहे हैं, एनके यादव जी हैं। तो जो बच्चे हैं वो धीमे धीमे सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो आई होप सो कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत मज़ेदार होंगे। बढ़ते हैं अपनी मोटिवेशन की ओर। और दिवाली के लिए भैया बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी, अब थोड़ी सी शुभकामनाएं हम देंगे आपको छठ की। और पर उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई तो बनती है, तो आज थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। और उस पढ़ाई के लिए सबसे पहले आप सभी को एक मोटिवेशन तो बनता ही बनता है। बोलो हाँ या ना। दिवाली फिर कैसी रही ये भी बता दो। अच्छा ये बताओ दिवाली कैसी रही आप लोगों की, जल्दी से बताओ दिवाली कैसी रही। दिवाली में खूब मज़ा आया ना, झमाझम पटाखे वटाखे हैं, ग्रीनरी रखी कि नहीं। मतलब वो जो मतलब नहीं कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस हिसाब के जो पटाखे थे वो जलाए वलाए होंगे। रॉकेट फूलझड़ी है, चकन गिन्नी है, क्या बात है। कह रहा सर हमने तो सब कुछ जला लिया है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो भैया सभी लोग अब दिवाली हो गई है, तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं। और अगली दिवाली सफलता भी तो प्राप्त करके एक राजा बाबू भी तो बनना है। बोलो हाँ या ना भाई, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही या प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, निंदा करने वालों से अगर आपने घबरा करके या आपने हड़बड़ा करके अपने लक्ष्य को छोड़ दिया तो ये समझ लीजिएगा आपने सबसे बड़ा घोर अपराध या घोर अनर्थ कर दिया। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि लक्ष्य जैसे ही आपको मिलेगा। सिंपल सी मैं बात कहूँ, जैसे आपकी नौकरी है, ठीक है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं पटना में रह के, बिहार के किसी शहर में रह करके, कस्बे में रह करके, भागलपुर में रह करके, दरभंगा में रह करके, है ना, बक्सर में रह करके, आरा में रह करके। तो आप सभी को लग रहा है कि अच्छा उनका लड़का तैयारी कर रहा था, कहाँ रहा रिजल्ट, तो कहे इस बार नहीं हुआ। अरे बहुत नालायक है, पढ़ता थोड़ी ना है, हम देखे उसको घूमते बीड़ी फूंकता है, हाँ या ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर भैया क्या हो गई, नौकरी लग गई, और भले तुम बीड़ी क्या, वो हुक्का नहीं होता है, हरियाणा में एक हुक्का होता है, वो फूंको, वो देख ले लोग, अरे बहुत लड़का नीक रहा है, ऐसा लड़कवा नहीं देखा हम आज तक, इतना अच्छा लड़कवा रहा है, हर एक बात मानत रहा है अमृत भैया, बहुत नेक लड़का रहा है, बहुत सम्मान देता रहा है, अब हुनो बहुत सम्मान देता है, एकदम बहुत लड़का नीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना। तो गांव की भाषा में भैया चीज़ों को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग, और झमाझम तरीके से तो लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ें, लक्ष्य जरूर प्राप्त करें। अब मेरा आपको पूर्ण सहयोग रहेगा आपकी सफलता में, मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है मेरे अपने सब्जेक्ट पर, मैं आप सभी को जरूर पूरा कराने का काम करूँगा। सो गाइज, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर पहले आओ। और क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा हार्बेरियम स्थित है। तो हार्बेरियम, द बिगेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड। तो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि बिगेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया कहाँ स्थित है। कह रहा है दिल्ली में, कह रहा है मुंबई में, और कह रहा है हैदराबाद में, और कह रहा है मेरे प्यारे भाई कोलकाता में। जल्दी से आंसर कर दो भैया, सभी लोग फटाफट तरीके से आंसर कर दो। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो कुछ लोगों का आंसर आता हुआ कलकत्ता इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या आंसर हो गया? कलकत्ता में सबसे बड़ा, क्या कहते हैं बेटा, भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा। तो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब आप कह दो मुंबई में क्या है, तो कह दोगे क्या है, बदलो जल्दी से। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, हाँ या ना। दिल्ली में क्या है, जल्दी से बोलो। इंडिया गेट है। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनके लिए ये रिस्पेक्टिव स्थान जो हैं वो बहुत 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 फेमस माने जाते हैं। बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। रॉकी राज, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन एनके यादव, बहुत बढ़िया भैया। सिद्धार्थ, वेरी गुड। सीमंत, बिल्कुल। कूल सिंह, हमारे सिंह कूल भैया, बहुत बढ़िया। चलो, कह रहा है मयूर काल के दौरान वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा था? कह रहा है मयूर काल के दौरान। मयूर काल के दौरान का मतलब आप जानते हैं? बोलो जल्दी से। मयूर काल का मतलब है यहाँ पे पीस टाइम। देखिए जरा, विच इज द हाइएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। तो शांति के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में, ये आपको बताना। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। हालांकि ये तीनों ही अवार्ड अगर मैं बात करूं तो संबंध रखते हैं डिफेंस फोर्सेस से, या मैं कह दूं डिफेंस से। किससे रखते हैं? डिफेंस से, या मैं कह सकता हूं पैरामिलिट्री फोर्स को भी मिलते हैं, डिफेंस से रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति बहुत ही कर्तव्यपरायण, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ाई को लड़ता है, उस व्यक्ति को ये दिए जाते हैं अवार्ड। चाहे परमवीर चक्र हो, ये बैटल फील्ड में बहुत बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये अधिकांशतः देखा गया है, अधिकांशतः, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो जीवित होगा उसे नहीं मिलेगा। मैंने ये कहा अधिकांशतः देखा गया है कि परमवीर चक्र मरणोपरांत अधिकतम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज अशोक चक्र इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अशोक चक्र जो है ये मयूर काल या पीस टाइम में या शांति के काल में दिया जाने वाला वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। हालांकि ये चारों पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी रखिएगा। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें, क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आप यहाँ डिफेंस लिख सकते हैं, फोर्सेस लिख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, तो सभी को दिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, कीर्ति चक्र तो पुलिस को भी दिया गया जम्मू कश्मीर में, कई बार आपने अगर देखा हो तो। ठीक, कह रहा है भारत में किस सुपरफास्ट ट्रेन में पहले ब्रेल सिग्नल कोच है? पहले ब्रेल सिग्नल कोच है। ब्रेल जानते हो भैया? ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि होती थी जिसे लुई ब्रेल ने प्रिपेयर किया था। क्या मैंने कहा? ब्रेल एक लिपि होती है जिसे लुई ब्रेल ने प्रिपेयर किया था, जो कि ब्लाइंड या अंधे लोगों के लिए, ब्लाइंड या अंधे लोगों के लिए, जिनको दिखता नहीं है, अंधे लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ब्रेल सिग्नल है। ब्रेल लिपि जो होती है उसमें कुछ इस तरीके से 6
6 बिंदु होते हैं और इन्हीं 6 बिंदुओं पर पूरी वो लिपि कार्य करती है। तो ब्रेल लिपि दी किसने थी, पहले जान लेते हैं। ब्रेल लिपि दी किसने थी भैया, तो लुई ब्रेल ने दी थी। लुई ब्रेल ने दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है वो भी समझ लीजिए सभी लोग कि ये ट्रेन में यूज़ की गई है। तो किस में की गई है, ये कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरा दुरंतो, राजधानी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो भैया जल्दी से बताओ, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में यूज़ की गई है, राजधानी या दुरंतो में यूज़ की गई है, या कहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो करेक्ट और राइट आंसर है वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में यूज़ की गई है। किस एक्सप्रेस में, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में इसका इस्तेमाल किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखिएगा। कह रहा है भारत का पहला डाकघर एटीएम कहाँ खोला गया। भारत का पहला डाकघर एटीएम कहाँ खोला गया, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, बोलो बेटा। बहुत बढ़िया आकांक्षा, वेरी गुड, बिल्कुल जबरदस्त। रुचि बिल्कुल जल्दी से आंसर करो बेटा। भारत का पहला डाकघर एटीएम कहाँ खोला गया, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, जयपुर में, जल्दी से बोलो। भारत का पहला डाकघर एटीएम कहाँ खोला गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए बड़ी वो हो रही है। चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है कि सर चेन्नई में खोला गया था। बिल्कुल सही बात है कि भारत का पहला डाकघर एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन चेन्नई में खोला गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा, ठीक है। चेन्नई में खोला गया था, ये बात सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे और सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कौन सा ऐसा शहर है जिसे हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोची को कहते हैं, कोझीकोड को कहते हैं, मैंगलोर को कहते हैं, या कोयम्बटूर को कहते हैं। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार। तो ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, वो कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, फिर जल्दी से बताओ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो आप कहोगे भारत का मैनचेस्टर। क्या बेटा, मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे अहमदाबाद को कहा जाता है। बोलो। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कानपुर को। किसे भैया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कानपुर को। किसे कहते हैं, कानपुर को। जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं। बहुत बेहतरीन, शाबाश बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशोनजीत बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, नमस्कार भैया सभी को। जल्दी से आ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। नेहा, प्रशोनजीत, वेरी गुड बेटा। रुचि बिल्कुल। काव्या जबरदस्त, डिस्ट्रॉय भैया हमारे, बिल्कुल। सिद्धार्थ, वेरी गुड भैया।
जबरदस्त आंसर, सेम कूल भैया, सिंह कूल, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते हुए सभी लोग, बहुत बेहतरीन भैया। एक बार सेशन को शेयर और लाइक तो बनता है ना, जल्दी से एक बार लाइक को, सेशन को शेयर ठोक दो फटाफट, सेशन को शेयर और लाइक करते रहें सभी प्यारे बच्चे, कोई रुकेगा और थकेगा नहीं भाई, ठीक है। हाँ, दिवाली के बाद जो मिठाई खाई उसका जोश दिखाओ थोड़ा यार, हाँ जो मिठाई खाई है उसका जोश दिखाओ थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भैया, डी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एकदम धड़धड़ाता फड़फड़ाता हुआ ये रहा, कह रहा है, क्या कह रहा है, धड़धड़ाता और फड़फड़ाता हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये सवाल तो इतना जानदार शानदार जबरदस्त है ना, आप भी कहोगे, बोलो जल्दी से। Who was the first Indian woman president of the United Nations General Assembly? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कपलानी या फातिमा बीबी। जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। ये बात हुई ना, क्या बात है, बी 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 बी। तो भैया हमने आपको बताया भी था कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये प्रथम भारतीय महिला हैं या पहली भारतीय महिला हैं, भारतीय महिला हैं जिनको यूएनओ में या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वही महिला हैं जो 15 महिला सदस्य थी ना संविधान सभा में, बोलो संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, 15। तो इस संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी उनमें से भी ये एक है, मतलब ये वहां संविधान सभा में महिला सदस्य के रूप में भी बैठी हुई थी। हालांकि संविधान सभा में तो आपकी सरोजनी नायडू भी थी, संविधान सभा में तो सुचेता कपलानी भी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 महिलाएं थी, है ना, दक्षायनी वेला यदुन भी थी, मालती चौधरी भी थी, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बेगम एजाज रसूल भी थी, तो मैनी मोर फीमेल जो 15 महिलाएं हैं वो सारी की सारी थी। तो यहाँ पर ये वो है। अब देखो यहाँ का करेक्ट आंसर तो बी हो गया, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। बोलो हाँ है ना, पहली महिला राज्यपाल थी। और ये देश की भी, भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। बोलो हाँ है ना। इसी तरीके से सुचेता कपलानी है, ये भी उत्तर प्रदेश की, कहाँ की भैया, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखिएगा। फातिमा बीबी, ये भैया सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, या आप कह सकते हो न्यायाधीश थी। तो फातिमा बीबी बहुत फेमस नाम है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे याद भी रखिएगा। हालांकि हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लीला सेठ थी भैया, ठीक है। हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश की, वो लीला सेठ थी, ठीक है। तो बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस महिलाओं के नाम है ये, बहुत फेमस लेडीज़ हैं ये, जो अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय राज व्यवस्था में, भारतीय संविधान में या भारतीय इतिहास में एक बहुत अहम भूमिका भी इन लोगों ने निभाई है, बहुत ही फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का आप सभी आंसर देंगे। बिल्कुल अभी तक आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चा पार्टी। चलो भाई, उत्पादन क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। उत्पादन क्षमता की बात कर रहा है, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी आप सभी से पूछ रहा है, तो आई होप सो कि आप सभी प्यारे बच्चे सही आंसर दे पाएंगे। पहला कह रहा है जामनगर। अब जामनगर तो जानते ही हो, ये राजकोट के समीप गुजरात में पड़ता है, राजकोट के समीप गुजरात में पड़ता है। बरौनी, ये भी फेमस है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और पानीपत रिफाइनरी,
तो जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको याद होगा तो ज़रूर बता पाओगे, जल्दी से बोलो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार और बहुत ही झमाझम आता हुआ सभी का आंसर, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो सभी का आंसर आ रहा है जामनगर, पर कुछ लोग पानीपत भी कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी है जामनगर में, जो किसी और की नहीं भैया, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है, जिसे हम शॉर्ट में रिल कहते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम आते ही आपको नाम पता चल गया होगा, ये भैया मुकेश बाबा की कंपनी है। किसकी है? मुकेश अंबानी की कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आजकल तो जान ही रहे हैं, पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। भारत के सबसे बड़े, है ना, धनाढ्य व्यक्तियों में से एक नाम है। तो सबसे बड़े, हालांकि भारत में तो टॉप पर चलते हैं वो, तो बहुत फेमस पर्सन है। तो उन्हीं की रिफाइनरी है ये, जिसे जामनगर रिफाइनरी या जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। आई थिंक सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। पहली कौन सी थी? तो पहली थी डिगबोई। पहली कौन सी थी? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, अगला आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझो। कह रहा है बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे। मतलब देखिए, ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट, अरे बाप रे बाप, अब समझ रहे हो ना आप लोग। माउंट एवरेस्ट मतलब 8,848 मीटर की हाइट पर चढ़ना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बिना विदाउट ऑक्सीजन। कौन थे? फू दोरजी, नवांग गोम्बू, संतोष यादव और अमन कुमार सिन्हा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, जल्दी से बता दो भाई। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। देखो मेरी बात सुनो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जो बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के गए थे, वो थे हमारे फू दोरजी। कौन थे? फू दोरजी। ये गए थे बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट जो है, ये विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा। ठीक, दूसरी बात कि अब अगर आपसे मैं कह दूं, बताइए कि जो ये आपकी माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर स्थित है, किस हिमालय में स्थित है। देखो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, पहली चीज़ तो ये। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहते हैं भैया? सागर माथा के नाम से जाना जाता है, पहली चीज़। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बात करूं, इसे चाइना में क्या कहते हैं या तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चोंगलुंगमा। चोंगलुंगमा क्या कहते हैं? चोंगलुंगमा कहा जाता है तिब्बत में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें ये बताइए किस हिमालय में स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है, देखो हिमालय के 3 भाग हैं, हिमालय के 3 भाग हैं। वेरी गुड बेटा, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल। सीमंत भैया हमारे बिल्कुल पुई जी हैं, और शिवेंद्र बिल्कुल शिवेंद्र भैया भी सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रुचि, सुरुचि, बिल्कुल रुचि भी हैं, सुरुचि भी हैं, वेरी गुड बेटा। नेहा बहुत अच्छे, और बिल्कुल रॉकी राज भी बहुत बढ़िया। NK यादव बिल्कुल छत्तीसगढ़। सिद्धार्थ भैया बहुत बढ़िया, CM है हमारे वो। तो चलो, तो अगर इनकी बात करिए, बहुत बढ़िया। इशरार देखो जरा सा इधर, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये 3 भागों में, सबसे पहला जो हिस्सा है इसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय। दूसरा जो हिस्सा है इसे कहते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। और तीसरा जो हिस्सा है इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक,
और ये जो ग्रेटर हिमालय है, इसी हिमालय में मेजॉरिटी पीक्स स्थित हैं, ठीक है। चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो मकालू हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे वो धौलागिरी हो, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, चाहे नंदा देवी हो, चाहे बंदरपूंछ हो, ये सारी की सारी जो हैं वो ग्रेटर हिमालय में। तो ये भी कहाँ है? ग्रेटर हिमालय में। मुद्दा क्लियर। संतोष यादव भी पहले भारतीय व्यक्ति हुए हैं, जो पहले भारतीय के मतलब भारतीय व्यक्ति हुए जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। कह रहा है किस वेद में संगीत का विवरण मिलता है? किस वेद में संगीत का विवरण मिलता है, ये बात आपको बतानी है। जल्दी से बताओ। देखो, अगर मैं संगीत के विवरण की बात करूं तो आपको बताना है अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। देखो, संगीत की अगर बात होती है तो कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जो जनक है, जो संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक, वो सामवेद को कहते हैं। और इसी सामवेद में बताए गए हैं 7 सुर, जिन्हें हम जानते हैं सारे गामा पादा निसा के नाम से, ठीक है। हालांकि अगर मैं सामवेद की बात करूं तो वी हैव सम एविडेंसेस रिगार्डिंग द अनदर थिंग विच आर रिलेटेड टू अर्थक्विक एंड ऑल्सो फेमाइना, मतलब कहने का भूकंप और अकाल संबंधित बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सामवेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ये प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वेद है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक वेद है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें देवी देवताओं की स्तुतियों के मंत्र हैं, इसमें गायत्री मंत्र बताया गया है, किसमें? ऋग्वेद में, ठीक। यजुर्वेद, ये जो वेद है एक लौता ऐसा वेद है जो कि यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है। यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताऊं। ये है आप सभी का अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। भैया ये बड़ा खतरनाक वेद है। क्यों? क्योंकि इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम विवाह, राजकर्म, प्रेम विवाह, राजकर्म, मातृ पूजा, समझ रहे हैं ना? मतलब इसमें सारे हैं। बाबा बंगाली से मिलें 10 रुपये हैं कि एक डब्बे अगरबत्ती और 51 रुपये फीस के साथ में हैं। प्यार में धोखा खाए हुए हैं, हाँ, गृह क्लेश है, नौकरी ना लगने वाले, दिखा होता है ना, देखा हो कई बार। तो करेक्ट आंसर क्या है? सामवेद। तो ये सब जादू टोना इसमें बताया गया है अथर्ववेद में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और सभी प्यारे बात ध्यान रखिए, याद रखिएगा। वो कैसे हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा आ जाओ, अच्छा जल्दी से सभी लोग आगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, ये आपको बताना है। किसने कहा था? जेम्स मिल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, डेविड रिकॉर्डो ने या फिर अगस्ते कामटे ने। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बताएं। वैसे आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर मैं बात करूं तो ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ कांग्रेस ऑल्सो। बाल गंगाधर तिलक कौन बेटा? बाल गंगाधर तिलक जो है वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ये जो थे ये गरम दल के नेता थे। किसके नेता थे? गरम दल के नेता थे, दल के नेता, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनका नाम किसी न किसी बात से आता ही रहता था। 1893 की बात है, इन्होंने ही बॉम्बे में गणपति महोत्सव शुरू करवाया या उत्सव शुरू करवाया था। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर इस्टेब्लिश करके दिया था, कांग्रेस को चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन वही बात, अलग अलग समय की बातें हैं। तो अब बात यहाँ पर ये बनती है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूँ आप सभी से, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के बहुत गद्दावर नेता थे, तो इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। यहाँ सिरोल होगा, चिरोल नहीं होगा, इट्स सिरोल। तो करेक्ट और झमाझम आंसर
करेक्ट और झमाझम और राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट और झमाझम और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप सभी का वैलेंटाइन सी रोल। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किस भारतीय प्रधानमंत्री को मैन ऑफ पीस के रूप में भी जानते हैं? मैन ऑफ पीस के रूप में जाना जाता है, मतलब शांति का आदमी या शांति का पुरुष कहते हैं। तो बताओ जल्दी से। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत शानदार, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री इज द झमाझम आंसर। लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है मैन ऑफ पीस। क्या कहा गया है? मैन ऑफ पीस कहा गया है लाल बहादुर शास्त्री को। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा और इस बात को सभी लोग याद भी रखिएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त। सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोशिश भी बहुत अच्छी है करने की सभी प्यारे विद्यार्थियों की। गुलजारीलाल नंदा जो हैं वो भारत के अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट में, तो बेटा वो 2 बार भारत के क्या रहे थे? अरे भाई भारत के 2 बार, बोलो, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 बार रहे थे। ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। इस बात को ध्यान रखिए। 16 साल 9 महीने 13 दिन। और ये भाई साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नॉन कांग्रेसी सरकार में 78 में, और 80 में इनकी सरकार ख़त्म हो गई थी, गिर गई थी। ठीक, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को लोकपाल दिया है, क्योंकि सबसे पहले ओम्बुड्समैन या लोकपाल की बातें मोरारजी देसाई ने ही की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्होंने देश में सबसे अधिक बार बजट पेश किया, जो कि 10 बार है, और इन 10 बार में 2 बार इन्होंने इंटरिम बजट पेश किए थे और 2 बार इन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आंसर करने की कोशिश करें सभी प्यारे बच्चे। क्या होगा? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जानदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है, किस भारतीय शहर को ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं? ये तो यार आंखें मूंदे के बता दोगे। ब्रास शहर किसे कहते हैं? पीतल नगरी किसे कहते हैं? बरेली को, ब्यारी को, ब्यावरी को, झांसी को, मुरादाबाद को। तो पीतल शहर कहा जाता है मुरादाबाद को। इस बात को ध्यान रखिएगा। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन रह चुका है और आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, किस भारतीय शहर को ब्रास सिटी? भाई ये तो वही क्वेश्चन था, तो मुरादाबाद में सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू साहब का। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार डैश डैश के लिए दिया जाता है। तो आप सभी लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार या अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? सरकारी सेवा में, समाज सेवा में, साहित्यिक कार्य में, या अंतर्राष्ट्रीय समझ में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में। तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो दिया जाता है वो दिया जाता है इंटरनेशनल समझ के लिए, या आप कह सकते हो यू गाइज गेटिंग द पॉइंट विच आर रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन। जो हमारे विदेशी मामले होते हैं, विदेशी संबंध होते हैं, उनमें जो समझ रखता है, उनमें जो ज्ञान रखता है, उसे दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताएं।
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये बात क्लियर हो गई भैया, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ। साहित्य के क्षेत्र में तो आप जानते हैं, बोलो। लिटरेचर में, हाँ बहुत बढ़िया, वो नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में ही देते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। समाज सेवा के क्षेत्र में भी विभिन्न अवार्ड रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, पुलित्जर अवार्ड ही बेटा पत्रकारिता के साथ साथ में समाज सेवा के भी कई क्षेत्रों में दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ भी देते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ सभी लोग भैया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मोहम्मद इसरार पुई पुई, जल्दी से बताओ। सिंह कूल, जल्दी से बोलो भैया। सिद्धार्थ, नेहा, बिल्कुल बेटा जल्दी से बताओ। रॉकी राज, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त आंसर, बहुत शानदार। चलिए, तो आई होप सो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो वो दिवाली के बाद का थोड़ा वो नशा थोड़ा उतर जाएगा, धीमे धीमे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, परेशान बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो कह रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, श्रीनगर में, पुणे में, और फिर श्रीनगर आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो 2 बार श्रीनगर ऑप्शन हो गया है, कोई बात नहीं, उसे हम हटा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताओ एक बार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को पता होगा कि मिलिट्री का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? पुणे में स्थित है मिलिट्री का इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ पे? पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो करेक्ट और झमाझम और राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो मेरे भाई, एक अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन तरीके से आंसर देने की कोशिश की जाए और झमाझम तरीके से आंसर बताने की कोशिश की जाए। जल्दी से बताओ मुझे। क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया? क्वेश्चन कह रहा है क्या? तो आप कहोगे क्वेश्चन ये कह रहा है सर वो पहला विदेशी, बताइए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला विदेशी कौन था, ये बताना है। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, कोफी अन्नान, या खान अब्दुल गफ्फार खान? जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो भारत रत्न सम्मान दिया गया था, भारत रत्न सम्मान या पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था पहले विदेशी को, वो कोई और नहीं था, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो करेक्ट और झमाझम और राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट और झमाझम और राइट आंसर क्या होगा? दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं भैया? क्लियर? जल्दी से बता दो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, ज़बरदस्त सभी प्यारे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है आप सभी का क्या? जल्दी से बोलो। ये है आप सभी का बिहार का महापैक। क्या है? बिहार का महापैक। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं adda247.com या adda247 ऐप से, ठीक है। ये बिहार के मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स को कवर करेगा, चाहे वो मेरे प्यारे भाई बीपीएससी का हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बात समझ रहे हैं, चाहे फिर वो आप सभी का बिहार का फायरमैन का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपके बिहार का मेरे प्यारे दोस्तों किसका एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी हो, या फिर मेरे प्यारे दोस्त वो बिहार का टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग जुड़ेंगे। कहाँ पर? बिहार अड्डा 247 पर, ठीक है। चलिए, और ये है आप सभी का बीपीएससी का 67th बीपीएससी के लिए टारगेटेड बैच। तो बेहतरीन तरीके से इसमें भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। दबंग बैच है बिहार का, इसके लिए भी जुड़ सकते हैं। 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो, और बात करेंगे
कि आपको मिलेगा क्या, तो भाई आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा? 77% का डिस्काउंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोड यूज़ करना है आपको Y361। क्या यूज़ करना है? कोड Y361 यूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी महापैक हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं उन पर मिलेगी डबल वैलिडिटी। सिर्फ महापैक और, ध्यान रखिएगा, महापैक और किस पर भैया, बोलो जल्दी से, महापैक के साथ में और किस पर? टेस्ट सीरीज़ पर आपको मिलने वाली है डबल वैलिडिटी। ठीक है, कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, दैट इज़ Y361। और लगातार जुड़े रहें आप सभी लोग, कहाँ पर भैया? बिहार अड्डा 247 पर। सो गाइज़, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मज़ेदार रहें। और भैया आने वाले समय में आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से छठ भी मनाइए। ठीक है, बिल्कुल। और आप सभी की दिवाली हो ही चुकी है, तो पढ़ाई पर भी प्लीज़ ज़रूर फोकस करें। एग्ज़ाम भी आप सभी के लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद।